गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। BPCG 172 ये हमारा आज का पेपर होगा, जिसको हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। डिटेल में ये वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देख लेना। इम्पोर्टेंट पेपर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले मार्क्स देख लो तुम, 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसको आप जितना अच्छे से लिख सकते हो समझ के, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक तो सबसे पहले जो बात है वो है पेपर का नाम देखो, युवा, जेंडर और उसकी पहचान, ठीक है। तो ये तो तुम लोगों से ही जुड़ा हुआ है पेपर। यू ऑल आर यंग, युवा है ना, जेंडर गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और उनकी पहचान, ये इस पेपर का नाम है। तो इस पेपर को तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो। कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, पॉइंट्स बताऊंगी, तो वो अगर आप लोग याद कर लेंगे, उनके साथ अगर आप अपना पेपर लिखेंगे, आंसर्स लिखेंगे, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और सिर्फ पास होना ही मकसद नहीं होता है सिर्फ, बल्कि हमें एग्ज़ाम में कितने अच्छे और कितने ज़्यादा नंबर हमें मिल सकते हैं, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। 3 घंटे का आपका पेपर है। इसमें जो नोट दिया हुआ है वो देख लो। हर सेक्शन में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल 5 प्रश्न होने वाले हैं, 400 शब्दों में आपने बताना है, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये इसमें से ना कुछ क्वेश्चंस, इसमें जो पूरा पेपर है हम इसको पूरे को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो रिपीट हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैं उठाऊँगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो मैं इसमें से क्वेश्चन लेने वाली हूँ वो है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर के नाम ही युवा, जेंडर, पहचान है। तो इसमें युवाओं की पहचान के विकास पर जो ये शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो युवा होते हैं उनकी एक पहचान होती है, ठीक है। हर किसी की अपनी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो जब वो पहचान का जो विकास होता है ना, मतलब कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ लिख के क्या बनना चाहता है, क्या अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका क्या प्रभाव रहता है, ठीक है। जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो, स्कूल का क्या प्रभाव रहेगा? प्रभाव का मतलब वहाँ किस तरह की एजुकेशन मिलती है, किस तरह का आपको माहौल मिलता है, किस तरह के बच्चे आते हैं, टीचर के साथ किस तरह का जो बॉन्डिंग बनती है, या कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर सपोर्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो माहौल होता है, कई बार बच्चे सपोर्टिव नहीं होते, किसी के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो माहौल होता है उसका आपकी पहचान, ठीक है, आपकी पहचान का जो विकास है, जो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे इंट्रो, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, यस, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि जो युवावस्था है, युवावस्था ना एक ऐसा टाइम होता है जब, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से उसके जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं, ठीक है। इसमें शारीरिक हो गया, मानसिक और सामाजिक, कि वो समाज के साथ किस तरह से टैकल करना सीखता है, और दूसरा हो गया भावनात्मक, इमोशनल। तो बेसिकली देखा जाए तो जो युवावस्था है ना, जब आप बड़े हो रहे होते हो, जब आप यंग हो रहे होते हो, तो उसमें उस टाइम आपके शरीर का जो शारीरिक, जो आपकी बॉडी जिस तरह से बन रही होती है, मसल्स जिस तरह से बनती हैं, आपका मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपके अंदर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो बहुत तेज़ी से उसके अंदर इन चीज़ों को लेकर चेंजेस आते हैं। ये ऐसा टाइम होता है जब हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है ना। अब तुम लोग जब पढ़ रहे हो, कोई MA कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो वो तुम अपनी पहचान ही तो बना रहे हो ना। तो पहचान बनाने की कोशिश करता है, यानी कि एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि वो कौन है, उसे क्या चीज़ें पसंद हैं, और समाज में हर इंसान जो है वो समाज में अपनी एक
रेपुटेशन आप बोल सकते हो, वो पाना चाहता है। अच्छा, इस पहचान के, ये जो पहचान पाने की जो एक इच्छा है, उसके निर्माण में ना कई अलग अलग चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को पूरा करने में अहम रोल निभाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा शैक्षिक संस्थाएं। शैक्षिक संस्थाएं में क्या क्या आते हैं? स्कूल, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यही तो होती है ना हमारी शैक्षणिक संस्थाएं। अब इन चीज़ों का आपकी पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि शैक्षिक संस्थाएं क्या होती हैं। शैक्षिक संस्थाएं क्या हैं, ठीक है, एक टॉपिक ये बन जाएगा। इसमें आपको बताना है कि शैक्षणिक संस्थाएं जो होती हैं ये वो स्थान होते हैं जहां बच्चों को, युवाओं को एक तरह से औपचारिक एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, ओके। इसमें स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ये मेन जो है प्रशिक्षण संस्थान होते हैं। इन स्थानों पर होता क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल जो उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट्स की जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि हाउ टू लिव लाइफ, जीवन जीने के तरीके क्या होते हैं, एक सोचने की क्षमता हो गई, ठीक है, सोचने की क्षमता और व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, ठीक है, ये सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शैक्षणिक संस्थाएं वो जगह होती हैं जहाँ पर बच्चों को, युवाओं को औपचारिक शिक्षा तो दी जाती है। इसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी संस्थान आते हैं, ठीक है, और ये वो जगह होती है जहाँ पर बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं दी जाती है, बल्कि उनकी जो सोचने की क्षमता होती है उसको बढ़ाना, ठीक है, जीवन जीने के तरीके समझाना, और जो सामाजिक व्यवहार है वो किस तरह से होना चाहिए, या सामाजिक व्यवहार करना सिखाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव के बारे में कि शैक्षणिक संस्थाओं के प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा बनेगा ज्ञान और सोच विकसित करना, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाएं जो होती हैं वो स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो देते ही हैं। ये जो नॉलेज होती है ना, ये सिर्फ उनकी समझ को बढ़ाना नहीं होता है, मतलब कि आपको पर्टिकुलर कोई 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा दिए और आपको उनके बारे में पता चल गया, तो सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है इंस्टीट्यूट्स का, बल्कि उनको ये सोचने में भी हेल्प करता है कि वो किस फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो कॉमर्स पढ़ रहा है, ठीक है। अब कॉमर्स पढ़ते पढ़ते वो उसको ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है कि वो तो कॉमर्स तो पढ़ रहा है, बट उसका इंटरेस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं साइंस में है, ठीक है, जो यूनिवर्स है उसके बारे में जानने का है, तो या फिर किसी म्यूज़िक में जाने का है, या फिर कोई और आर्ट में उसकी इंटरेस्ट उसको पता चल जाता है। तो ये जो पहचान होती है ना, ये उसके जो फ्यूचर है उसकी एक तरह से दिशा तय करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, ये सिर्फ बुकिश नॉलेज देने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी अपना ज्ञान बढ़ाना और अपनी एक सोच विकसित करना, कि आप अपनी जो लॉजिकल जो थिंकिंग होती है ना उसको विकसित करना ही इनका काम होता है, ठीक है। तो ये जो हम प्रभाव में बात कर रहे हैं, तो एक प्रभाव तो ये हो गया कि आपको ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी अपनी पर्टिकुलर सोच विकसित करना इन संस्थाओं का प्रमुख लक्ष्य होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, मूल्य एवं नैतिकता की शिक्षा। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जो मोरल एजुकेशन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, मोरल एजुकेशन हो गया, और सह अस्तित्व एक वर्ड आता है, को एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम, ऑनेस्टी, ठीक है, और डिसिप्लिन, कोऑपरेशन या सहयोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो नैतिक शिक्षा होती है उसकी भी शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ये गुण सिखाए जाते हैं, जिसमें नैतिक शिक्षा हो गए, सह अस्तित्व की भावना हो गई, ईमानदारी, समय अनुशासन हो गया, ठीक है, और सहयोग, ये इस तरह के गुण सिखाए जाते हैं। ये वो मूल्य होते हैं जो युवाओं की पहचान का एक तरह से आधार बनते हैं, और वो ये समझने लगते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। चलिए,
मैंने ये सारे पॉइंट लिख दिए हैं सो दैट टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा, फटाफट से देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा सामाजिक संबंध और समूह प्रभाव। इसका मतलब क्या होता है कि जो जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा समाज के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारे समाज के साथ क्या कैसे रिलेशन होते हैं। समाज का मतलब होता है कि जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, वैसे तो दुनिया बहुत बड़ी है, सबसे तो हम नहीं मिलते हैं ना, लेकिन हमारा समाज उतना ही है जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हमारा एक तरह से रिलेशन रहता है, सुख दुख की बातें करना, या फिर अब दोस्त हो गए, रिलेटिव हो गए, पड़ोसी हो गए आपके, है ना, टीचर्स हो गए। तो ये हमारा छोटा सा समाज होता है, उसके साथ हमारे किस तरह के संबंध बनते हैं और उस जो समूह प्रभाव होता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उसमें बच्चों को जैसे अपने जैसे अलग और भी बच्चे मिलते हैं, है ना। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी क्लास में और भी तुम्हारे जैसे और स्टूडेंट्स तुम्हें मिल जाते हैं, उनके साथ किस तरह से बातचीत होती है, फ्रेंडशिप होती है, आप कैसे सहयोग करते हो एक दूसरे को, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप सब में एक प्रतिस्पर्धा भी तो होती है ना, सब बच्चों में होती है। तो ये जो अनुभव होते हैं ये समाज को कैसे, मतलब ये जो अनुभव हो रहे हैं ना, ये उनको हर सोसाइटी को समझने में और अपनी भूमिका को पहचानने में और खुद को एक उसी समूह का हिस्सा मानने में मदद करता है। ये चीज़ें, ये जो सामाजिक अनुभव है ना, ये उनको एक तरह से उनका जो आत्मविश्वास होता है उसको भी बढ़ाता है और उनकी जो पहचान होती है उसको भी मजबूत करता है, मजबूती देता है। फोर्थ है हमारा शिक्षकों का मार्गदर्शन। शिक्षक, टीचर्स जो होते हैं वो युवाओं के एक तरह से ना आदर्श होते हैं। हर किसी का एक टीचर होता है जो आदर्श होता है, मेरे भी हैं, तुम सबके भी होंगे। तो एक अच्छा शिक्षक जो होता है ना, वो सिर्फ पढ़ाता नहीं है, मतलब सिर्फ बुक्स वगैरह नहीं रटवाता है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि स्टूडेंट्स को ये प्रेरणा भी देता है कि सही और गलत में फ़र्क करना उसे आना चाहिए। ठीक है, सही और गलत में फ़र्क करना समझाता है। और इसके साथ साथ जब प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो जब प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो उस टाइम उसको उन दिक्कतों से, उन कठिनाइयों से लड़ने की एक तरह से ताकत भी देता है। टीचर का प्रभाव बहुत गहरा होता है। क्यों गहरा होता है? क्योंकि आप जब फर्स्ट क्लास में आते हैं तब से लेकर जब तक आप पीजी नहीं कर लेते हैं तब तक आप टीचर के संपर्क में रहते हैं। तो टीचर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जितना टाइम घर पर व्यतीत करते हैं उससे ज़्यादा टाइम आप स्कूल कॉलेज में अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करते हो। और वो जो युवा होते हैं ना, जो आप टीचर के जो संपर्क में रहते हैं, उनका जो व्यक्तित्व निर्माण में जो ये टीचर हैं, जो हम लोग जो हैं ये मतलब तुम्हारे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ है रुचियों, मतलब इंटरेस्ट, प्रतिभाओं को पहचानने का अवसर। जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इसमें जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ही तो होंगे ना, उनको कई तरह की ना एक्टिविटीज़ में भी भाग लेने का मौका देते हैं। जैसे गेम्स हो गए, म्यूज़िक, ठीक है, डांस, नाटक हो गए, है ना, ड्राइंग हो गई, राइटिंग हो गई। ये इस तरह के जो गतिविधियाँ होती हैं, स्कूल में आप लोगों ने किया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का अवसर मिलता है। तो इससे ना होता क्या है कि जब बच्चा इन पार्टिसिपेट करता है ना इन चीज़ों में, तब उसको अपने अंदर एक छुपी हुई जो प्रतिभा होती है ना, उसको पहचानने का और उसको विकसित करने का अवसर मिलता है, क्योंकि वो इनके कॉन्टैक्ट में आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो कोर इंटरेस्ट है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जब ये गतिविधियाँ होती है ना, गेम्स करवाना, म्यूज़िक, डांस, जब हम इन चीज़ों के संपर्क में आते हैं, तब हमारी जो छुपी हुई पहचान होती है वो निकल के आती है। और जो टीचर होते हैं वो उसको और ज़्यादा पहचानने में, उसको विकसित करने में उनको मौका मिलता है इन इंस्टीट्यूट में। जब कोई स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट को एक तरह से पहचान लेता है तो अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर और ज़्यादा क्लियर हो जाता है और आत्मनिर्भर भी हो जाता है। मतलब जब हमें अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है ना कि हमें भविष्य में क्या करना है, तो हम ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है हमारे थॉट्स में कि ठीक है, अब हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है, और आत्मनिर्भर तो हम हो ही जाते हैं। इसके बाद है कैरियर और भविष्य की दिशा। कैरियर मतलब जब आप लोग जॉब वगैरह करने जाएंगे, और भविष्य, फ्यूचर। स्कूल कॉलेज जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को कैरियर से रिलेटेड जानकारियाँ तो देते हैं,
जैसे करियर की काउंसलिंग करना, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाना, और जितनी भी प्रोफेशनल एजुकेशंस होती हैं उनके थ्रू स्टूडेंट्स को अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए तैयार करवाते हैं। जैसे आजकल जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं वो भी कहीं ना कहीं अब तो खैर वो एज एक बिज़नेस हो गया वो तो, लेकिन जो मेन जो एक काम होता है, एक जिम्मेदारी होती है इन शैक्षणिक संस्थाओं की, उनका यही है कि आपके कैरियर प्लानिंग में और आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं उनको और अच्छे से समझने में आपकी मदद करना। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये भी तय कर पाते हैं कि उनको किस दिशा में उनको आगे बढ़ना है। अगर आपको पता है कि आपके क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या करना है लाइफ में, आप में से जो बच्चे सुन रहे हैं वो अगर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अभी तक धीरे धीरे आपको ये भी पता चल गया होगा कि मेरे को ग्रेजुएशन के बाद किस फील्ड में जाना है ना, तो फिर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं वो युवाओं की पहचान के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। वो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती हैं बल्कि जीवन के हर पहलू से आपका परिचय करवाती है। इन संस्थाओं के माध्यम से स्टूडेंट्स न केवल अपने फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं बल्कि एक जिम्मेदार, ठीक है, एक जिम्मेदार और नैतिक जागरूक क्या बनते हैं, नागरिक बनते हैं। ठीक है, इसलिए समाज में जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं ना, उनकी भूमिका को एक तरह से मजबूत बनाना और स्टूडेंट्स को, युवाओं को एक पॉजिटिव और एक प्रेरणादायक वातावरण देना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो अपनी पहचान को सही दिशा में आगे बढ़ा सके, विकसित कर सके। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर सेकंड देखते हैं। अच्छा, वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है किशोर अवस्था के समय होने वाले संवेगात्मक मतलब इमोशनल, ठीक है, और सामाजिक विकास पर चर्चा कीजिए। मतलब कि जो जब एक हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की जब किशोरावस्था में वो पहुंचता है उस टाइम उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चाहे वो जो इमोशनल वाले यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, इन दोनों के बारे में यहाँ पर बताना है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर जैसे इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में कहीं पर आर्थिक के बारे में पूछ ले, भावनात्मक तो खैर यहाँ पर पूछ ही लिया है, उसके साथ साथ शारीरिक विकास के बारे में भी पूछा जा सकता है। और ठीक है, और ये मतलब ये थोड़ा बहुत चेंज करके भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रो, ठीक है, इंट्रो में हम लिखेंगे कि टीनेज या फिर एडोलेसेंस एज जिसको हम बोलते हैं, किशोरावस्था, ये एक ऐसा टाइम होता है जब लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने बचपन के टाइम से निकलकर एक जो अडल्ट होते हैं ना, वयस्क, उसकी ओर बढ़ रहा होता है। अच्छा, ये इनकी जो एज होती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच होती है, ठीक है, मानी जाती है। मतलब किशोरावस्था की एज 12 से 18 मानी जाती है। इस टाइम ना जो बॉडी होती है हमारी, उसमें बहुत तेज़ी से ना फिज़िकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंज भी होते हैं। उसके साथ साथ जैसे ये संवेगात्मक की हम बात कर रहे हैं, इमोशनल और सोशल, ठीक है, ये जो विकास होते हैं ये जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, हम इमोशनल और सामाजिक विकास की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत गहराई के साथ बदलाव आते हैं इसमें। इस टाइम एक चीज़ ये भी होती है कि जो किशोर होते हैं, हम किशोर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किशोरों की जो एक सोच होती है, इनकी अपनी एक सोच विकसित होती है। इसके साथ साथ भावनाएं, व्यवहार और समाज के प्रति इनका क्या नज़रिया बनता है, वो इस टाइम पर ये सारी चीज़ें बदलती हैं। जब आप लोग बच्चे होते हो ना, उस टाइम आपकी क्या सोच रहती है, क्या भावनात्मक जो डेवलपमेंट होता है, व्यवहार किस तरह का होता है बच्चों का, और उनका बच्चों का समाज के लिए क्या नज़रिया होता है,
ये तो आप लोगों को पता ही है, इतना कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि समाज क्या है, उसके लिए क्या जिम्मेदारियाँ होती है, ना उसकी इतनी सोच विकसित होती है। बचपन होता है, बस खेलना कूदना एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें उसको पता होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब किशोरावस्था में आता है बच्चा, उस टाइम उसकी जो सोच बनती है, जो सोचने का अपना एक तरीका बनता है, भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट आता है उसमें। व्यवहारिक जो व्यवहार एक आता है ना कि जैसे हम बोलते हैं बड़ों से किस तरह से बात करनी है, छोटों को कैसे ट्रीट करना है, ये सारे व्यवहार, सामाजिक व्यवहार किस तरह का होता है, ये सारी सिखाई नहीं जाती, मतलब ये चेंजेस आते हैं बॉडी में। उसके साथ साथ समाज के लिए, वो समाज को किस तरह से देखता है, समाज को देखने का जो उसका नज़रिया है वो बदलता है, वो बनता भी है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे अपना इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये है हमारा संवेगात्मक विकास। ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, इनको एक एक करके लेते हैं। संवेगात्मक जो विकास होता है ना, जिसको हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये जो होती हैं, इसका मतलब होता है कि जब अपनी फीलिंग्स को समझना, मतलब आप उस उम्र में आ जाते हैं जब आप अपनी भावनाओं को महसूस कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, और उसके साथ साथ अपनी भावनाओं पर किस तरह से नियंत्रण रखना है वो आप यहाँ पर समझ पाते हैं। ठीक है, और इसी अवस्था में, किशोरावस्था की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती है, वो बहुत तेज़ी से बदलती रहती है। कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, कभी आप बहुत जल्दी खुश हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ना फीलिंग्स के, इमोशंस के, यही जो किशोरावस्था के टाइम में जो होने वाले चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसकी एक तरह से पहचान होती है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, भावनाओं की तीव्र गति या भावनाओं की जो तेज़ गति है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस उम्र में जो बच्चे छोटी छोटी बातों पर ना क्या होते हैं, या तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं या बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि गुस्सा जल्दी आ जाता है, कभी आपको अकेलापन महसूस होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। इम्बैलेंस नहीं, हार्मोनल चेंजेस के कारण। हार्मोनल इम्बैलेंस तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड है स्वतंत्रता की भावना महसूस करना। जब आप किशोर जो होते हैं ये महसूस करने लगते हैं ना कि अब वो बच्चे नहीं हैं, है ना। जब आप किशोरावस्था में जाते हो तो आपको लगता है कि अब आप बड़े हो गए हो, तो वो अपनी एक तरह से ना फ्रीडम चाहते हैं। अब फ्रीडम कैसे चाहेंगे, जैसे कि वही खुद से डिसीज़न लेना कि मैं अपनी चॉइस की शर्ट पहनूंगा या मैं अपनी चॉइस के जो जीन्स पहनूंगी। मतलब एक एज होती है जब माँ बाप सारी चीज़ें बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जब आप किशोर अवस्था में आ जाते हो ना, तब आप अपने डिसीज़न खुद लेना स्टार्ट करते हो, आप लेना चाहते हो। तो वो जो स्वतंत्रता होती है ना, वो यही होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने निर्णय लें, अपनी चीज़ें खुद संभालें। लेकिन जब कई बार जब फैमिली में ये भी हो जाता है ना कि उनकी बात जब नहीं मानी जाती है तो बहुत जल्दी चिड़चिड़े और गुस्सैल भी हो जाते हैं। बात इसलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, आपको तो पता है कि आप बड़े हो रहे हो, लेकिन फैमिली को ये लगता है कि, मतलब पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, फैमिली ऐसी होती है कि उनको लगता है कि तुम अभी छोटे ही हो। तो वहाँ पे जो जब एक खींचतान होती है ना भावनाओं की, तब बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनको ना थोड़ा गुस्सा आने लगता है। सेकंड है अपनी पहचान की खोज। पहचान की खोज का क्या मतलब हुआ, देखो जब आप किशोर हो जाते हो ना, तो जो किशोरावस्था में आने के बाद आप ये सोचने लगते हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और तुम लोग ना एक अलग पहचान बनाना चाहते हो कि मान लीजिए आप 5-6 बच्चों का ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, तब आप ये सोचते हो कि भाई मेरी क्या पहचान है उस ग्रुप में। तो वो जो पहचान होती है ना, उसी की खोज करने लग जाते हैं आप। जैसे कि भाई बच्चे सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं आर्टिस्टिक हूँ, मैं फेमस हूँ। ये जो पहचान बनानी होती है ना, ये एक तरह से आप अपने आप को स्वयं की स्वीकृति का हिस्सा होता है। ठीक है, आप स्वयं को स्वीकृति दे रहे हो कि यस मैं, या एक्नॉलेजमेंट कह सकते हो आप, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट की बात हो जाती है यहाँ पे। डी पॉइंट है भावनात्मक अस्थिरता। जब भावनाएं स्थिर नहीं रहती ना, तो उसको बोलते हैं भावनाएं अस्थिरता। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि कभी आप खुश हो जाओगे, कभी उदास रहने लगोगे, कभी गुस्सा आएगा। किशोरों की जो भावनाएं होती हैं ना, वो बहुत जल्दी चेंज होती रहती हैं।
ये जो अस्थिरता होती है कभी कभी पेरेंट्स के साथ भी, कभी कभी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी एक तरह से टेंशन बन जाती है। टेंशन क्यों बन जाती है कि ये जो टाइम होता है आपका किशोरावस्था वाला, इसमें जब आप भावनात्मक अस्थिरता वाला जब टाइम चल रहा होता है ना, जब आप बहुत जल्दी जल्दी आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, उस टाइम पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही है, ना टीचर समझ पाता है। ठीक है, तो उस टाइम थोड़ा सा उनके लिए टेंशन हो जाती है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा तो बिगड़ गया, बच्चा तो हाथ से निकल गया, लेकिन वो ये नहीं देख पाते हैं कि ये जो एज होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ साथ मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूड चेंज होते हैं। कभी खुश हो जाओगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी अकेले रहने का मूड करेगा, कभी मन करेगा कि ऐसे कुछ भी सोच के आप रोने भी लग जाते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये भावनात्मक अस्थिरता के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सहानुभूति और नैतिकता। सहानुभूति होना, इस उम्र में किशोर जो है दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं और वो ये भी जानने लग जाते हैं कि भाई किसी को दुख कैसे होता है, मतलब कोई परेशान है तो उसकी परेशानी वो खुद महसूस करने लग जाते हैं, और किसी की मदद करनी है या नहीं करनी है वो ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अब आप किशोर अवस्था में पहुंच जाते हो तो आप कहीं ना कहीं आप एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हो, ये इस चीज़ का संकेत होता है। ठीक है, संवेगात्मक हो गया। अब हम सामाजिक विकास करेंगे। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास का मतलब होता है कि अब दूसरों के साथ संबंध बनाना, समाज में रहना सीखना और सामाजिक नियमों को समझना। दूसरों के साथ संबंध बनाने का मतलब होता है कि जैसे आप अभी तक जब बच्चे होते हो तो आप फैमिली से सिर्फ फैमिली तक ही आप कनेक्टेड रहते हो, लेकिन जब आप किशोरावस्था में आते हो तो आप और लोगों के साथ भी रिलेशन में आते हो। वो आपके दोस्त भी हो जाते हैं, वो आपके दूसरी सेक्शन के बच्चे भी हो जाते हैं। कॉलेज में जब आप जाते हो तो तब तो दोस्तों की भरमार ही होती है। तो मतलब कहने का होता है कि आप एक सर्कल से निकल के, एक फैमिली जो एक छोटा सा जो सर्कल होता है, जब आप बच्चे होते हैं एक छोटे सर्कल में रहते हो फैमिली तक। ठीक है, फिर आप जब किशोरावस्था में आते हो तो आप उस सर्कल से निकल के आप एक दूसरी दुनिया में जाते हो जहाँ पर अडल्ट से आप मिलते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप समाज के एक और हिस्से में कदम रखते हो जहाँ पर आप दूसरों के साथ रिलेशंस बनाते हो, समाज में रहना सीखते हो और सामाजिक नियमों को समझना सीखते हो कि समाज के क्या नियम होते हैं, समाज में कैसे रहा जाता है, समाज में कैसे रहना चाहिए। और किशोरावस्था में ये जो विकास होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम सब मिलकर ही समाज बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारा सामाजिक विकास ठीक ठीक हुआ है, हमें पता है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां समाज के लिए, हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए और समाज के क्या नियम है और उन नियमों के अनुसार हमें किस तरह से चलना है, हमें पालन करना चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज़ों जब समझ में आ जाती है ना, तो फिर हमारा सामाजिक विकास मतलब वो हम मतलब एक अच्छे नागरिक बनने की तरफ हम अग्रसर हो रहे होते हैं। इसी में पहला पॉइंट बनेगा हमारा मित्रों का प्रभाव। मित्रों का प्रभाव इसलिए होता है कि किशोरों के लिए ना उनके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ये लाइन जब मैं छोटी थी ना, जब मैं कॉलेज में थी, मुझे बहुत सुनने को मिलती थी, तुम लोगों को भी सुनी होगी। माँ बाप बोलते हैं ना कि जब देखो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, वो बाइक ले रहा है तो तेरे को भी बाइक चाहिए, वो पिक्चर देखने जा रही है तो तुम्हें भी पिक्चर देखने जाना है। तो ये सारे ना ये सबको सुनने को मिलते हैं, मुझे भी मिले थे। तो किशोरों के लिए उनके जो दोस्त होते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समय जो है वो अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं। ठीक है, उनका व्यवहार, उनका बोलचाल, उनका जो पहनावा है, सब हर चीज़ पर जो है उनके फ्रेंड्स का प्रभाव साफ साफ दिखने लगता है। ये तो आप लोगों को पता ही है ना, यही होता है ना। चलिए, सेकंड है हमारा समूह का हिस्सा होना, किसी भी फ्रेंड सर्कल का। किशोरों के लिए ना उनके एक तो दोस्त तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ किशोर खुद को किसी समूह का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जैसे कोई गेम हो गया, कोई भी टीम है, ठीक है, किसी भी गेम की कोई टीम है उसका हिस्सा बनाना चाहेंगे। कोई म्यूज़िक क्लब हो गया, कोई ऑनलाइन ग्रुप हो गया जैसे, तो इससे उन्हें ये लगता है कि वो अकेले नहीं है और भी लोग ऐसे हैं जो उनको समझता है। ठीक है, इसलिए वो समूह का हिस्सा होना चाहते हैं। एक तरह से यहाँ भी वो अपनी पहचान ही बना रहे हैं। अगर वो किसी समूह का हिस्सा हो रहे हैं या किसी ग्रुप का एक पार्ट बन रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी पहचान बना रहे हैं उस ग्रुप में जाने के बाद। फिर है स्वतंत्र सामाजिक संबंध। इस उम्र में क्या होता है कि जब माता पिता
जो बच्चे हैं ना, जो किशोर हैं, वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी तुलना में अपने जो फ्रेंड्स हो गए, अपने टीचर्स हो गए, और समाज के जो अन्य लोगों से खुद एक तरह से रिलेशन बनाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं ना, तो वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझ से, और इसके साथ साथ मतलब वो आप इसको ऐसे समझो थोड़ा सा कि जो किशोर होते हैं ना, वो अपने माता पिता की बजाय खुद अपने दोस्त बनाते हैं, अपने दोस्त सिलेक्ट करते हैं, टीचर्स, ठीक है, और समाज के अन्य लोगों से खुद अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से वो समाज से संबंध बनाते हैं, ठीक है। और इसका असर ये होता है कि वो अपनी सोच खुद तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी सोच का, अपनी फ्री थिंकिंग का एक तरह से निर्माण कर रहे होते हैं। इसको आप थोड़े शब्दों में मैं बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि जब बच्चा किशोरावस्था में आता है ना, तो वो अपनी सोच के अनुसार, देखो जब छोटे होते हैं तो माँ बाप हमें बताते हैं कि भाई तुम्हें इस बच्चे के साथ खेलना है, उस पड़ोसी के घर नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन जब आप किशोर हो जाते हैं ना, तब आपकी एक सोचने की आज़ादी मिल जाती है आपको, आप वो आज़ादी चाहते हो, गॉट इट। और उस आज़ादी के मद्देनज़र ही आप अपने दोस्तों का चुनाव करते हो, आप अपने टीचर्स के साथ किस तरह का आपका संबंध बनता है, क्योंकि कुछ टीचर के साथ फ्रेंडली रिलेशन हो जाते हैं, कुछ टीचर्स जो है थोड़ा सा एक गैप बना के रखते हैं बच्चों से, कुछ थोड़े से अकड़ू टाइप के होते हैं। तो हम हर बच्चे का अपना एक फेवरेट टीचर होता है ना। इसके साथ साथ समाज के साथ समाज के जो अन्य लोग हैं उनके साथ वो अपना किस तरह का एक रिलेशन बनाता है। समाज में कितने, देखो बहुत सारे लोग होते हैं समाज में जैसे घर में मेड आती हैं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, उनके साथ किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर हो गए और हर तरह के, मतलब भाई वॉचमैन हो गया, या फिर जहाँ पर आप सर्विसेज लेने जाते हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेल्स गर्ल हैं, सेल्स बॉय हैं, उनके साथ आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ना समाज के वो लोग हैं जिनसे किशोर अपने हिसाब से, अपने समझ के अनुसार उनके साथ डील करता है। डी है सामाजिक जिम्मेदारी की समझ विकसित होना। किशोर जो होते हैं ना, जब आप इस उम्र में आते हो तो वो ये समझने लग जाते हैं कि समाज में उनका क्या स्थान है, अपने स्थान को ढूंढने लगते हैं, और वे क्या क्या जिम्मेदारियां समाज के लिए निभा सकते हैं, जैसे स्कूल के नियमों का पालन करना, है ना, दूसरों की मदद करना, ईमानदार बनना, और एक सामाजिक व्यवहार करना। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनकी समझ आने लगती है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि किशोरावस्था लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इमोशनल, संवेदनशील और इम्पोर्टेंट दौर होता है। ये टाइम जो होता है, न केवल इस टाइम में केवल सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं आते हैं, बल्कि जो किशोर होते हैं उनकी भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार जो है वो काफ़ी चेंज होता है। वो अपने जीवन से रिलेटेड और संबंध और समाज को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को भी आपने देखा होगा, और जब धीरे धीरे वो टीनेज में आते हैं तब उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। छोटे होते हैं तो वो सबके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, किसी के साथ भी खेल लेते हैं। जैसे जैसे वो किशोर अवस्था में जाते हैं वो थोड़ा सा शाय हो जाते हैं, कम मिलना जुलना पसंद करते हैं। तो ये उनके जो एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, जो संवेगात्मक जो एक और सामाजिक जो बदलाव आ रहा होती है, उसके लक्षण होते हैं। पेरेंट्स, टीचर और समाज का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो किशोरों को एक सकारात्मक, एक अंडरस्टैंडिंग वाला और एक सहायक, एक पॉजिटिव वातावरण दे, ताकि उनका जो संवेगात्मक जो विकास है ना, और जो सामाजिक विकास है, ये दोनों चीज़ें संतुलित ढंग से उसमें विकसित हो सके। और ऐसा अगर होता है तो एक मजबूत, आत्मनिर्भर और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। परिवार के संदर्भ में मानव विकास पर चर्चा कीजिए उपयुक्त उदाहरण देकर। या फिर इस पे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बच्चों के विकास में परिवार के क्या प्रभाव होते हैं, व्याख्या करो। दोनों तरह से आ जाता है, आंसर वही रहेगा जो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इंट्रो हो जाएगा। इंट्रो में लिखेंगे आप कि बच्चे समाज का भविष्य होते हैं। हाँ जी, हम होते हैं। और उनके संपूर्ण विकास में सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? परिवार।
अरस्तु ने भी कहा है ना, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, याद है ना। चलिए, परिवार, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका जो सबसे पहला कांटेक्ट किससे होता है? अपने परिवार से होता है। वो सबसे पहले अपने माता पिता, अपने दादा दादी, भाई बहन और जितने अलग परिवार के जो अलग लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके साथ रहकर वो समाज को समझना शुरू करता है, इस दुनिया को देखना शुरू करता है। इसलिए बच्चे के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, इमोशनल बोलते हैं ना जिसको, इसके साथ साथ नैतिक विकास में परिवार की एक इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है ना, परिवार ही तो हमें बनाता है ना। चलिए एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले परिवार क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसमें माता पिता, बच्चे और दादा दादी अगर होते हैं तो, ठीक है, बहुतों के नहीं भी होते हैं, चाचा चाची हो गए, तो जॉइंट फैमिली में जितने भी लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, परिवार एक इकाई हो गया। ये वो स्थान होता है जहाँ बच्चे को सबसे पहले प्यार, सुरक्षा और संस्कार मिलते हैं। मैं लिख देती हूँ, प्यार और सुरक्षा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके योगदान की, मानव विकास पर क्या, मतलब बच्चे के विकास में इसका क्या योगदान है। सबसे पहला हम लिख लेते हैं इसका शारीरिक विकास में योगदान। ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट में सबको याद आ गया होगा मम्मी का बार बार दूध पिलाना कि दूध पी लो, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, बड़े हो रहे हो, दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ, ये सारी चीज़ों के लिए बात करने लग जाते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक विकास में योगदान। परिवार जो है बच्चे का पालन पोषण हो गया, देखभाल और उसके हेल्थ से रिलेटेड सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। माँ बाप बच्चों को भाई टाइम से खाना देना, साफ़ सफाई और जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी तरह से, मतलब आप अपनी रुचि का कोई भी काम कर पाएंगे। फिज़िकल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, आप जीत लो दुनिया, काइंड ऑफ। सेकंड है हमारा मानसिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास में क्या योगदान होता है फैमिली का? परिवार जो होता है ना, बच्चों को क्या सिखाते हैं? बात करना, एक्चुअली बातें करना नहीं, बात करना, तमीज़ से बात करना, सोचने की क्षमता विकसित करवाता है। समस्याएं अगर आ जाती हैं तो उनको हल करना सिखाता है। भाषा का प्रयोग सबसे इम्पोर्टेंट, भाषा का प्रयोग कि आप किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं। आजकल तो जानते हो ना ट्रोलिंग किस तरह की हो रही है, तो वही है कि फैमिली में क्या सिखाया जा रहा है। भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। माँ बाप जब बच्चों से बात करते हैं ना, तो उन्हें किस तरह से बात करते हैं? उन्हें कहानियाँ सुनाएंगे, उनके क्वेश्चंस सुनेंगे। बच्चे बहुत सवाल करते हैं तो उन सवालों के जवाब देते हैं। तो इस तरह से होता क्या है, बच्चों का मानसिक विकास जो है वो तेज़ होता है। क्यों तेज़ होता है? क्योंकि जब माँ बाप उनसे बात करते हैं ना, कहानियों के ज़रिए बात करते हैं बच्चों से। देखना तुम लोग, कहानियाँ सुना रहे होते हैं सोते टाइम, तो उस टाइम बच्चे का ना दिमाग चल रहा होता है उस कहानी के अकॉर्डिंग। बच्चा इमेजिन कर रहा होता है, इमेजिनेशन के साथ साथ उसके अपने सवाल बन रहे होते हैं। तो जब माँ बाप उसके कांटेक्ट में रहते हैं, जब वो कहानियों वाला जब टाइम चल रहा होता है, तो और बच्चे के दिमाग में जो सवाल उठ रहे होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से बात भी कर रहा होता है कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, ये होगा तो क्या होगा, है ना, फिर लॉयन ने क्या बोला। जब इस तरह से सवाल करता है तो उसका दिमाग जो है वो सोच रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, एक तरह से लॉजिकल भी। तो ये इस चीज़ से होता है, मानसिक विकास में जो है तेज़ होता है बच्चों का। इसके बाद हम बात करेंगे भावनात्मक विकास के बारे में। भावनात्मक विकास, इसकी बात कर लेते हैं। भावनात्मक तो आप नाम से समझ ही गए होंगे कि जहाँ बच्चे को सबसे पहले प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, वो होता है परिवार। जब बच्चा दुखी होता है ना, तो पेरेंट्स ही समझाते हैं उसे। भाई जब बच्चा परेशान होगा, दुखी होगा, तो पेरेंट्स से तो बात करते हैं ना, उसे प्यार से समझाते हैं। इससे क्या होता है ना कि बच्चा अपनी भावनाओं को समझता है और व्यक्त करना सीखता है। अब मान लो एक बच्चा
दुखी है किसी बात से, ठीक है, और पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे बच्चा ना कुड़ना सीख जाता है। कुड़ना मतलब अपने आप में ही चीज़ों को रखना स्टार्ट कर जाता है। वो अपनी दुख तकलीफ़ अपनी समस्याएं जो है वो शेयर नहीं कर पाता है। सेम कंडीशन में अगर बच्चा दुखी है, ठीक है, और अगर माँ बाप उससे बात करते हैं कि भाई क्या बात हो गई, हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, प्यार से उससे पूछ रहे हैं, तो बच्चा जो है वो शेयर करना सीखता है अपनी तकलीफ़ों को। दूसरी साइड अगर ये सब नहीं हो रहा होता है तो बच्चा जो है वो एकाकीपन का शिकार हो जाता है, वो फिर शेयर नहीं करता। ये जो हम आज के टाइम में जो जिस तरह से देख रहे हैं ना कि जो बच्चे जो हो सकता है तुम में से कुछ लोग उसको एग्री ना करो, तो जो बच्चों में जो एक तरह से आत्मविश्वास की कमी हो गई और जो अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो उसका रीज़न यही होता है कि वो माँ बाप जो है ना उनकी भावनाओं को टच नहीं कर पाते हैं। भावनाओं को समझना, उसको व्यक्त करना, ये सारी चीज़ें जो है परिवार सिखाता है, माँ बाप सिखाते हैं। और अगर मान लो परिवार में जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण है, तो जो बच्चा होगा वो आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट और मानसिक रूप से मजबूत मिलेगा। कभी भी देख लेना आप लोग, ठीक है। डी पॉइंट में लिखेंगे हम सामाजिक विकास में योगदान। परिवार बच्चे को सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है। जैसे उस परिवार उसको क्या सिखाएगा, नम्रता, हाँ, आदर, सहयोग, ठीक है, और नियमों का पालन करना। कौन से नियम? सामाजिक नियमों का पालन करना। अब जैसे बच्चे होते हैं भाई बहनों के साथ खेलते हुए वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। भाई बहन तुम लोग भी करते हो ना। और ये अनुभव जो होते हैं ना वो आगे चलकर उसमें उस बच्चे को समाज में एक तरह से सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। जब आप अपने ही परिवार में अपने भाई बहनों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ नम्रता का, आदर का, सहयोग का जब व्यवहार करते हो और उसके साथ साथ आप अपनी भावनाओं, दूसरे की भावनाएं समझते हो और अपनी भावनाएं जो है शेयर करते हो अपने भाई बहनों के फैमिली के साथ, तो ये चीज़ें चलकर ना आपको एक इस तरह का इंसान बना देती है कि आप समाज में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार या फिर नागरिक बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर नैतिक विकास की भी तो बात करनी पड़ेगी ना, इसके बिना तो क्वेश्चन अधूरा ही रह जाएगा। और सांस्कृतिक विकास। परिवार बच्चों को सही गलत में फ़र्क सिखाता है। माता पिता जो होते हैं वो उनको ईमानदारी, दया, है ना, अनुशासन और जिम्मेदारियाँ जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। इसके अलावा जैसे फेस्टिवल्स आ गए, कुछ हमारे रीति रिवाज होते हैं, और इसके साथ साथ कहानियाँ और परंपराएं, मतलब त्योहार, कहानियाँ, रीति रिवाज, ठीक है, और इसके साथ साथ परंपराएं, इनके ज़रिए भी बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि परिवार कितने तरह के होते हैं। परिवार के प्रकार, ठीक है, और उनका प्रभाव। फैमिलीज़ कैसी फैमिलीज़ होती हैं। तो एक तो होती है आपकी एकल फैमिली, न्यूक्लियर जिसको बोलते हैं ना। एकल फैमिली में क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं वही बच्चों की देखभाल करते हैं। अगर मान लो माँ बाप समझदार हैं, संवेदनशील हैं, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि माँ बाप के पास टाइम नहीं होता है। टाइम क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों ही अर्निंग वाले होते हैं। तो इससे बच्चों को क्या होता है, सिंपल सा अकेलापन महसूस होगा। आज के बच्चों की जो सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं देख पाती हूँ ना, जब मैं कॉलेज में देखती हूँ बच्चों को या फिर सोसाइटी में भी देखती हूँ, तो कहीं ना बच्चे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते हैं, वो पता चल जाता है। लेकिन अब ये जो अकेलापन उनमें आया है, उनके मन में जो एकाकीपन आया है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अगर आप पीछे जाके उनके बारे में, उनकी फैमिली को देखोगे, तो उनकी फैमिली में आपको माँ और बाप दोनों के दोनों आपको जॉब में मिलेंगे। जब माँ बाप दोनों जॉब में हैं तो फिर बच्चे को कब टाइम देंगे आप?
जब बच्चे को टाइम नहीं दे सकते आप, बच्चे की भावनाएं समझने का टाइम नहीं है, बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए जब माँ बाप के पास टाइम नहीं होता तो बच्चा कहाँ अपनी बातें शेयर करेगा। जब उसको ये माहौल नहीं मिलता है घर में, तब वो एकाकीपन का शिकार होता है, अकेलापन महसूस करता है। ठीक है। फिर जो परिवार जो होते हैं उनके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो जैसे कई फैमिली ऐसे होती है जिनमें बहुत झगड़े होते हैं, बहुत टेंशन रहती है और माँ बाप भी बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, तो इसका जो नकारात्मक जो नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है वो उनके मानसिक और जो भावनात्मक होता है, भावनात्मक विकास पर इनका पड़ता है। कैसे पड़ेगा कि बच्चे तो चुपचाप रहना शुरू कर देंगे, डरे डरे से रहेंगे, है ना, डरपोक बनेंगे, और या फिर एक आक्रामक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ों के चांसेस हो जाते हैं। तो देख रहे हो परिवार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। खैर, इसके बाद हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। बच्चों के जीवन की नींव कहाँ पर शुरू होती है? परिवार से होती है। ठीक है, परिवार ही बच्चों को वो आधार देता है जिस पर उनका पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। एक सौहार्दपूर्ण, समझदार और सहयोग वाला जो परिवार होता है ना, उसमें न केवल बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं बल्कि वो समाज में सफलता पाने के योग्य भी हो जाते हैं। क्योंकि जब फैमिली अच्छी होगी ना, शांतिपूर्ण, सहयोगपूर्ण जब लोग होंगे परिवार में, तब आदमी कॉन्फिडेंट बनेगा, ठीक है, डिसिप्लिन बनेगा और वो हर उस चीज़ को पाने के योग्य बनेगा जो वो चाहता है लाइफ में। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हर परिवार अपने बच्चों को प्यार करे, सही मार्गदर्शन करे और सबसे इम्पोर्टेंट सही वातावरण दे। ठीक है, ताकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक, सामाजिक, नैतिक रूप से एक बेहतर इंसान बन सके। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को बताना। ठीक, मैं सेकंड वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।